यदि आपको कोई चांटा मारने की कोशिश करे तो उसको ऐसे करके ब्लॉक करें और पूरे जोर से इस जगह पे गाल के इधर पे मारे, जैसे कि ये जॉ उसका गला आपको पकड़ में आता है, इस तरह से या इस तरह से पकड़े और जोर से एक मुंह पे पंच करें। यदि बेसबॉल बैट से आपको कोई ऊपर मारने की कोशिश करे तो अपने थाइस का यूज करते हुए एक लंबा स्टेप लेकर के नीचे हो जाइए। यदि इस तरफ से आ रहा है तो इस तरफ को, और यदि इस तरफ से आ रहा है तो यूं करके आप उस अटैक से, यदि कोई आपको बार बार इस तरह से चाकू आगे पीछे कर रहा है तो उसके नाइफ को इस तरह से आप रोकिए और हैंड रिमूवर, पुश किक, साइड किक। रूल्स ऑफ फाइट। सर पहला रूल है कीप डिस्टेंस, दूसरा रूल है कीप आई कांटेक्ट, तीसरा रूल है कीप कंफ्यूजिंग द अपोनेंट। मेन रीजन जिससे फाइट स्टार्ट होती है, पहला है अगर आपने किसी की कोई चीज ले ली है तो आप उसको दे सकते हो, उससे ज्यादा लड़ाई नहीं होगी। सेकंड है कि मतलब आपने कभी उसकी गलती से कभी इंसल्ट कर दी है तो आप सॉरी वाली बोल सकते हो, उससे मतलब लड़ाई नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गोस्वामी और आज हम हैं एक खास इंटरव्यू में जिसमें हमारे साथ एक सन एंड एक फादर हैं। दोनों ने ट्रेनिंग ली है मार्शल आर्ट्स की एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा उन लोगों का। कैसा एक्सपीरियंस होगा और साथ ही साथ एक टेस्ट होता है लास्ट में, दोनों ने ही क्वालिफाई किया है बहुत अच्छे नंबरों से। तो आइए चलते हैं सर के पास। निशांत सर, वेलकम इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। बहुत कम पेरेंट्स यहाँ तक आते हैं एंड आप अपने सन के साथ आए। थैंक यू समिक, आपका अपने पापा के साथ आने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में पूछना चाहूँगा सर। ऑडियंस को आप अपने बारे में स्वयं बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर का नाम वैसे निशांत बैरियर सर है एंड इनके सन का नाम है समिक बैरियर। एम आई राइट सर? Actually pronunciation is Bariyar, Nishant Bariyar and Samik Bariyar. So please sir introduce yourself sir, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को आपके बारे में प्लीज बताइए सर। ये मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही चल गया। मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और इस वक्त मैं मुंबई में हूँ। वैसे हम लोग रहने वाले रांची झारखंड के हैं। अभी मैं स्टडी लीव पे हूँ। हम लोग के जॉब में हम लोग को 2 साल की छुट्टी मिलती है कोई कोर्स करने के लिए, प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए। तो मैं MBA का स्टूडेंट हूँ अभी और जुलाई 31 तारीख तक मेरी छुट्टी है, स्टडी लीव। उसके बाद स्टडी लीव खत्म हो जाएगी तो मेरी पोस्टिंग आ जाएगी कहीं और पे। मेरा बेटा है समिक और ये अभी 9 साल का है। ये APS में पढ़ता है यहाँ पे मुंबई में और क्लास 4th में है। समिक, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके पापा ने बताया, आप थोड़ा बताइए अपने बारे में प्लीज। यस सर, मैं 4th में हूँ। मैं 4th B में हूँ सेक्शन और मैं मतलब अभी मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, अभी एक स्कूल चल रहा है ऑनलाइन। ओके, वेरी नाइस। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आप लोगों ने स्वयं दिया एंड उम्मीद करता हूँ सारी ऑडियंस को समझ में आ रहा होगा कि एक पेरेंट्स एंड सन दोनों साथ में हैं और बहुत ही फ्रैंक नेचर है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें आप अपने पेरेंट्स के साथ या आप अपने मम्मी पापा के साथ इतने फ्रैंक हैं या नहीं। अब बात करते हैं सर प्रश्नों की, तो थोड़ा सा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहले हम जो प्रश्न पूछेंगे वो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड होंगे, जो आपकी ट्रेनिंग आपने ली। और समिक, आपको भी आंसर करने हैं, वो जो ट्रेनिंग ली आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? जी बिल्कुल। समिक रेडी हैं आप? यस सर। ओके, वेरी नाइस। तो सर द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो पूरा ट्रेनिंग है ये करके कैसा लग रहा है आप? 25 डेज का जो ट्रेनिंग कोर्स आपने किया वो करके कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पूरे 25 डेज में। एक तो एक ये नई आर्ट है जो सीखी और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया अपने ऊपर। और बाकी यंग लड़कों के साथ मैं कर रहा था और जनरली परफॉर्मेंस मेरा ठीक ठाक था, उनके बराबर का ही था, ये थोड़ा बहुत कम होगा। तो एक बड़ा अच्छा सर, बराबर से ज्यादा ही था आपका परफॉर्मेंस, तो वो भी अच्छा लगा। और साथ ही साथ मेरे बेटे ने भी काफी एंजॉय किया इसको और मैंने कहा कि ये अच्छे तरह सीख लो, अभी अगर यंग एज में सीखे तो आगे भी ये बहुत अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा आपको। समिक, आपको कैसा लगा 25 दिन आपने, जैसे आपके पापा ने अलग ट्रेनिंग ली क्राव मागा की एंड आपने कुंफू की ट्रेनिंग ली, कैसा लगा आपको कुंफू ट्रेनिंग लेकर? आपके एज के सारे बच्चे थे, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, मतलब
कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है कि कोई अगर हम मारे तो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। वेरी नाइस, क्या बात है, आपकी बातों में भी कॉन्फिडेंस लग रहा है मुझे। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में सनिक से ही करना चाहूंगा। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले दिन आपको क्या लग रहा था, या पहले दिन के पहले कि भाई ट्रेनिंग शुरू होगी तो क्या होगा, क्या फील कर रहे थे आप? सर मुझे लग रहा था कि मतलब अच्छी ट्रेनिंग होगी, मजा आएगा बहुत। तो आपको पहले से ही पता था कि मजा आने वाला है, आपने पहले से ही दिमाग में तैयारी कर ली थी? यस सर। वेरी नाइस सर। सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूंगा मैं। आपको ट्रेनिंग के पहले कैसा एक्सपीरियंस था कि शुरू करने से पहले आपको क्या लग रहा था ट्रेनिंग के बारे में? ट्रेनिंग के पहले सच बताइए तो थोड़ा सा वो था, मैं मतलब कंफ्यूजन में था, क्योंकि मार्शल आर्ट जब तक कि ऐसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस ना करो तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन और मैं सोच रहा था पता नहीं कितना सीख पाएंगे क्या है, लेकिन जब करना शुरू किया तो हर दिन एक नया दाव और उसकी इतनी बार प्रैक्टिस और डेली उसकी जो है ना रिवीजन करते करते तो 25 दिन में काफ़ी सीख गए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब इंटरेस्ट बढ़ता ही रहा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा आंसर दिया सर आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ, बट लिटरली आपका हर एक आंसर बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर है, बहुत सेटिस्फाई कर रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। गाइस, आपको इनके आंसर कैसे लग रहे हैं, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं आपके हर एक रिप्लाई को पढ़ रहा हूँ एंड देन लाइक भी कर रहा हूँ, चेक करते जा रहा हूँ, तो नीचे रिप्लाई करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, आप ट्रेनिंग जब ले रहे थे सर, तो आप क्या महसूस कर रहे थे ट्रेनिंग लेते वक्त, ट्रेनिंग पीरियड में क्या था? ट्रेनिंग लेने से पहले आपका क्वेश्चन पूछ लिया हमने, अब है ट्रेनिंग लेते वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे? हाँ, दिन पर दिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरा और भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जितना आप रिवीजन करा देते थे उससे ये था कि भाई पिछला मत भूलो और आगे करते रहो। तो धीरे धीरे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती गई तो और भी अच्छा लगने लग गया, और फिर जब खत्म होने लग गया तो फिर ये हुआ कि हाँ अब लेवल 2 पे जाना है, जैसे कि और भी कर सकें। और साथ ही साथ एक वो डिसिप्लिन भी आ रहा था कि अच्छा भाई इतने बजे ये स्टार्ट होना है तो मेरे को घर पे रहना है, अपना सब कुछ चेक करके ठीक ठाक खाना भी टाइम पे खाओ, अपने आप चीजें शेड्यूल हो गई आप अपने आप, आपका शेड्यूल बेटर हो गया पहले से। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ मेरे बेटे का भी। क्या बात है। समिक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये ट्रेनिंग का ख्याल कहाँ से आया कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करनी है? एक दिन पापा ने बताया था तो मुझे लगा कि कर लेते हैं, उसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, मतलब कहीं। अच्छा, पापा ने बताया तो ख्याल आया। आपके पहले आपको कोई इंटरेस्ट था मार्शल आर्ट्स में, इसके पहले, पापा के बताने के पहले? बोलो कराटे। यस सर, मैंने वो कराटे सीखा था। तो कब सीखा था? सर अभी 1 साल पहले या 2 साल पहले, 2019 में। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके साथ, आपके लिए ये जो ट्रेनिंग रही मार्शल आर्ट्स की, एक्चुअल में आपकी लाइफ में ये क्या वैल्यू रखती है, या इसके क्या मायने हैं आपकी लाइफ में? जी मायने तो रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मुंबई में 4 साल से हम लोग यहाँ पे हैं, और कई बार बाहर जाते थे। एक तो मुंबई में इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोग भी क्या है, हर को आगे जाना है, ये वो एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों में। तो कहीं भी आप जाओ तो आपको कई बार है ना आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हो, कुछ कर जाते हो, और इस तरह का कई बार एक्सपीरियंस होते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं या बच्चों के साथ हैं, तो और वहाँ से कई बार ये लगता है कि अगर यार अभी बात बढ़ गई यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कई बार दिमाग में आता है। तो मार्शल आर्ट सीखने के बाद अब थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक है यार, क्योंकि बात बढ़ भी गई तो उसको मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि हम उसको अपने लेवल पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हाँ भाई कम से कम आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए तो ट्रेनिंग का काफी महत्व है। वेरी नाइस, अमेजिंग। समिक, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा। आपको जब ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग करते वक्त आपको किसी तरह की कोई चोट लगी या कोई किसी तरह की कोई इंजरी हुई क्या? नहीं सर, कोई इंजरी नहीं हुई। अच्छा, कोई इंजरी नहीं हुई, कोई चोट भी नहीं लगी छोटी मोटी? नहीं सर। आपको दर्द होता था, बॉडी में पेन होता था जब ट्रेनिंग करते थे तो? सर थोड़ा थोड़ा। वेरी नाइस। अच्छा, और आपके अंदर समिक आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं ट्रेनिंग करने के बाद? क्या लग रहा है अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? उसके ट्रेनिंग के पहले कुछ महसूस कर रहे होंगे आप, और ट्रेनिंग करने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं आप? सर मतलब ट्रेनिंग के बाद अभी ये कॉन्फिडेंस आ गया कि
मतलब कहीं अगर लड़ाई हुई तो आप मतलब सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। और ठीक है, अब बात करते हैं सर आपसे सर आपसे क्वेश्चन है कि आपने अपने बच्चे को परमिशन दी मार्शल आर्ट्स के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को परमिशन नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि हमारा बच्चा अभी यंग है और बच्चों के साथ खेलता है और लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं, तो शायद वो डर होता होगा या पता नहीं क्या डर होता है। जो पेरेंट्स हैं मार्शल आर्ट्स के प्रति अलग भावना रखते हैं या दूसरी भावना रखते हैं कि यार ये अलग तरह का खेल है या अलग तरह की चीज़ है, इसको हमारे बच्चे को तो नहीं सिखाना है, तो मारपीट है। तो आपने अपने बच्चे को क्यों अलाउ किया, क्या सोच के अलाउ किया, और आप क्या विचारधारा रखते हैं इसके बारे में? एक्चुअली आपके साथ जब ये मार्शल आर्ट शुरू किया, इसके पहले ये जैसे इसने बताया कराटे यहाँ पे सीखता था। हालांकि वो क्या है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन था और उसमें ज्यादातर वो क्या है एक्सरसाइज वगैरह कराते थे, लड़वाते नहीं थे। अपना एक्सरसाइज वगैरह कराया, काता वगैरह सिखाया। लेकिन एक चीज मैंने हमेशा देखी थी कि वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो हमेशा ये बताते थे भाई ये किसी के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, ये तभी अप्लाई करना है एकदम मतलब जब और कोई चारा ना रह जाए। तो ये मुझे अच्छी तरह मालूम है कि भाई मार्शल आर्ट बच्चा सीखता है तो कोई ये नहीं है कि वो लड़ने शुरू कर देता है, बल्कि वो और भी ज्यादा मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल बन जाता है कि ऐसा मुझे अप्लाई नहीं करना है। तो ये सोच करके मैंने इसको ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में डाला और मेरा ख्याल है ये अब 9 साल का हो गया है तो इतना सेंसिबल भी हो गया कि हाँ ऐसा नहीं करेगा, जबरदस्ती किसी से नहीं लड़ेगा। ओके समीक, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके दोस्तों से लड़ाई होती है कभी खेलने जाते हैं तब? सर कभी कभी अच्छा, तो आप जब लड़ाई करते हैं तो फाइट होती है क्या आपकी हाथ पैर से? यस सर। तो आप मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हैं? यस सर, मतलब जो है मतलब अब ये सीखने के बाद एक भी नहीं हुई है लड़ाई, बस मुंह वाली हुई है। अच्छा, मार्शल आर्ट सीखने के बाद आपकी लड़ाई होना कम हो गई है, राइट? राइट, बहुत ही अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपके अंदर आ रही है, ये संकेत आपके जवाब से मुझे मिल रहा है। अगला प्रश्न है सर, आपकी उम्र, एक पिता हैं आप, तो यकीनन आपकी उम्र ज़्यादा होगी यंग लोगों से या मुझसे थोड़ी ज़्यादा ही है, तो आपकी उम्र के बारे में मैं नहीं पूछूंगा कि आपकी एज कितनी है, पर आपको इस एज में कठिनाई नहीं आई किसी तरह की? अभी कुछ खास नहीं, बस एक बार जैसे कि आपको भी पता है एक बार बीच में थोड़ा बैक एक मेरे को हो गया था, लेकिन आपने जैसे एक्सरसाइज वगैरह बताई और जो जैसे प्रिकॉशन लेने के लिए बोले कि वेट नहीं उठाना, तो मैं 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तो ऐसे कोई खास मुझे परेशानी नहीं आई। इस एज में जब आप पिता बन जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लोग आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और बात बाहर तक पहुंच ही जाती है कि आप भी मार्शल आर्ट सीख रहे हैं या किसी ना किसी को पता चल जाता है, तो आपको इस बात का डर नहीं लगा कि लोग देखेंगे या लोगों को पता लगेगा तो लोग क्या कहेंगे? जी नहीं, इस बात का वो नहीं रहा। एक्चुअली हमारे यहाँ पे थोड़ा कल्चर वो है, थोड़ा फिजिकली लोग एक्टिव हैं। मैं भी मतलब वंस इन अ वाइल जैसे ये 21 किलोमीटर हाफ मैराथन वो सब दौड़ता हूँ अभी भी, और बाकी भी हमारे जो कलीग हैं ये सब भी फिजिकली काफ़ी एक्टिव हैं। तो अगर कोई मार्शल आर्ट सीख रहा है या कुछ सीख रहा है तो यहाँ कोई मतलब हमारे कल्चर में तो कोई कुछ ऐसे कोई उसको गलत। अच्छा, आपकी सराउंडिंग्स जो है वो ऐसे लोगों से हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में जो फिजिकली एक्टिव हैं, या आपने अपनी ऐसी सराउंडिंग बना रखी है? That's right. हाँ, हमारे यहाँ सुबह सुबह उठिए देखिए इवन मतलब ना सिर्फ आदमी बल्कि लेडीज बच्चे ये सब भी सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं, ये सब है। तो यहाँ पे हाँ कोई ऐसा वो नहीं है कि आप मार्शल आर्ट क्यों सीख रहे हैं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं कुछ। अब पिता के नाते से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, आप अगर परमिशन दे तो मैं पूछूं? जी बिल्कुल जी। एक पिता होने के नाते आपकी जो क्या बोलते हैं, आपको क्या मूल जिम्मेदारियां लगती हैं अपने बच्चे के प्रति, या किसी भी पिता की क्या जिम्मेदारियां मूल लगती हैं, जो मेन मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती हैं अपने बच्चे के प्रति? मेरे ख्याल से पिता की 2 जिम्मेदारियां हैं। एक तो बच्चे की एक तो सेहत ठीक रहे और दूसरी चीज है कि उसको अच्छी एजुकेशन मिले, और ये दोनों मुझे लगता है पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मूल जिम्मेदारियां हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये प्रश्न थोड़ा सा इसलिए हटके था ताकि हम हमारे जो भी सदस्य देख रहे हैं, हमारे जो बहुत बड़ा परिवार है, लगभग 67,000 का परिवार हो चुका है हमारा यूट्यूब पर, तो मैं चाहता हूं कि ये जो भी बच्चे देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो या छोटे शहर से हो, इन सबको
वो सारी बातें समझ में आए जो आपको समझ में आई है, जिस तरह से आपने अपने बच्चे के लिए इनिशिएटिव लिया, समीक को आपने आगे खड़ा किया और हमेशा आप आगे रखते हैं। इवन अभी आज इंटरव्यू में भी आप बराबर की चेयर पे बिठाकर आप उनको लेकर आए हैं, कहीं भी आपने पीछे नहीं छोड़ा, इवन हमेशा आगे रखने की कोशिश की। तो ये जो मैसेज है मैं बस अपने जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जिस तरह से आप अपने बच्चे को लेकर अपने कदम से कदम मिलाकर बढ़ना सिखा रहे हैं, ऐसे बाकी के जो हमारे परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो भी इसी तरह से कदम मिलाकर बढ़ना सीखें और पुरानी जो भी चीजें हैं, मिथ हैं, उनसे निकलकर बाहर आए। तो दूसरा क्वेश्चन इसी क्रम में मैं पूछना चाहूंगा, पिता और बेटे के रिश्ते में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके बच्चे को, आप समीक और आप दोनों बहुत ज्यादा क्लोज फील करते हैं, ऐसी कौन सी चीजें एक्टिविटी करते हैं, या आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी के लिए सजेशन देना चाहेंगे बाकी लोगों को, जिससे पिता और बेटे का रिश्ता या बच्चों का रिश्ता और गहरा हो जाए? कोई सी ट्रिक या एक्टिविटी जो दिन भर में आप करते हो? एक तो समीक जब 5 साल का था तब हम लोग यहाँ पे मुंबई आए थे, तो इनको मैंने शुरू किया। एक्चुअली क्या है कि मैं बल्कि इसमें थोड़ा सा इसका फ्लैशबैक ये है कि अपने टाइम में, स्कूल के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, मैं थोड़ा लेजी टाइप का था। क्रिकेट ज़रूर खेलता था मैं क्रिकेट ज़रूर खेलता था, लेकिन बाकी चीज़ों में, रनिंग वगैरह ये सब में मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मुझे ये है कि भाई नहीं, समीक जो है मेरा बेटा है, वो ऐसा ना बने, वो खूब एक्टिव रहे, सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे। तो मुंबई हम लोग जब आए, समीक 5 साल का था, तो यहाँ पे पहले ये कोरोना के पहले बहुत सारे ये रन्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते रहते थे, कभी बच्चों के लिए भी, कभी 1 किलोमीटर, एक जूनियर थन करके होता है यहाँ पे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो वहाँ सब जगह मैं इसको लेके जाता था। और जहाँ जहाँ भी ये था कि बाप बेटा खुद दोनों साथ में कर सकते हैं, तो वो हम लोग करते थे। बल्कि हम लोग 7 किलोमीटर भी एक बार दौड़ चुके हैं 2 साल पहले। एक बहुत फेमस सिंगर है, एक शांतनु करके, वो भी आए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग 7 किलोमीटर हम लोग साथ में दौड़े। तो ये मेरे को लगता है कि अगर आप रनिंग वगैरह अगर साथ में कर रहे हैं अपने बेटे के, तो मतलब एक दूसरे का दुख दर्द भी साथ में झेल सकते हैं। मतलब आपको भी प्यास लगेगी, बच्चे को भी प्यास लगेगी, और दोनों एक दूसरे को क्या है, आगे बढ़ो, एक दूसरे को इंथुसियाज्म वो कर रहे हैं। बेटे को लगेगा हाँ मेरे पापा साथ में दौड़ रहे हैं, और हमें भी लगता है कि भाई इतना छोटा बच्चा दौड़ रहा है तो मेरे को भी दौड़ना चाहिए। तो एक दूसरे को आदमी इनकरेज कर सकता है। तो इस प्रकार से मेरी तो ये एडवाइस रहेगी लोगों के साथ कि भाई इस तरह आप कोई फुटबॉल या कोई ऐसे फिजिकली स्ट्रेनस चीज बच्चे के साथ कीजिए, या रॉक क्लाइंबिंग कीजिए, तो मेरे ख्याल है दोनों एक दूसरे को शाबाश बोल के आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया दिया आपने कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर साथ में करते हैं बच्चे के, तो बच्चे आपकी जो बेसिक फिजिकल ह्यूमन नीड्स होती है, जैसे पानी पीना, रेस्ट करना, या मोटिवेट करना, मोटिवेशन आना, या हार्मोन रिलीज होना, थकान होना, ये सारी चीजें आप दोनों को सेम टू सेम होगी, और उस कंडीशन पे आप दोनों को बराबर महसूस होगा, और आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत ज्यादा क्लोज फील कर पाएंगे उस जगह पर। समीक, मैं सेम चीज पूछना चाहूंगा, जब आप ये पापा के साथ रनिंग करने जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? आपको लगता नहीं था कि यार ये तो पापा है, पापा के साथ दौड़ रहा हूँ, या थोड़ा सा हेजिटेशन नहीं होता था आपको? यस सर, मतलब ऐसे लगता था कि हाँ अच्छा है, क्योंकि पापा बीच बीच में बोलते रहते थे कि रुको मत, वैसे तो दौड़ो वैसे। अच्छा, ये पापा बोलते थे दौड़ो, तो आपको कैसा लगता था? ये ऑर्डर दे रहे हैं पापा, ऐसा लगता था कि ऐसा लगता था कि यार ऐसे ही बोल रहे हैं, दौड़ना है तो दौड़ो, नहीं तो मत दौड़ो, ऐसा लगता, प्रेशर लगता था कि आपको, कि अच्छा लगता था कि नहीं यार मजा आ रहा था उस टाइम पे? सर अच्छा लगता था। प्रेशर तो महसूस नहीं किया कभी आपने कि पापा जबरदस्ती दौड़ा रहे, चलो दौड़ो? खुल के बोलो, कोई उसमें वो नहीं है। यस सर, वैसे मतलब 1-2 बार लगता था। चलिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है, पर पापा ने हमेशा चाहा कि आप एक्टिव बने, तो इसलिए पापा ने ट्राई किया, और उसके बाद आपने, मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट्स को एंजॉय किया, कराटे को एंजॉय किया, और उसके बाद आपने बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी एंजॉय की। क्या सच में आपने एंजॉय की उसके बाद आपने फिजिकल एक्टिविटीज? यस सर, एंजॉय की। वेरी नाइस। तो कहीं ना कहीं आपके पापा का जो प्रयास था वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 14th नंबर का क्वेश्चन है। आप एक पिता होने के नाते अपने बच्चे से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं उम्मीद ये रखता हूँ, पहली बात तो ये एक अच्छा इंसान बने, अपने जो उसूल हैं, जो हमें हमारे माँ बाप ने सिखाए, या बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं, वो सारे उसूल फॉलो करे। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बने। बहुत एकदम सीधा आदमी भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा मतलब स्ट्रीट स्मार्टनेस आदमी में आनी चाहिए। तो इसलिए
बल्कि 2 कहानियां मैं इनको हमेशा सुनाता हूँ। एक तो वो है कि एक शेख है, उसके पास एक ऊँट है, ऊँट के पहले अपने गर्दन अंदर करता है टेंट के, फिर अंदर खुद पूरा अंदर आ जाता है, वो शेख को बाहर फेंक देता है। तो भाई वो भी नहीं सिचुएशन आनी चाहिए। और दूसरी एक कहानी है कि एक शेर के पास एक डोंकी होता है, एक सियार होता है, और कौन-कौन होता है, जंगल में खाना खत्म हो जाता है और सब लोग कहते हैं अच्छा आप मेरा मांस खा लो, मेरा मांस खा लो। जैसे कि डोंकी जैसे ही बोलता है सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं। तो वैसा भी नहीं बनना है। ये तो कहानियां मैं इनको हमेशा सिखाता रहता हूँ। लेकिन बाकी आप ये सदा सच बोलो और बाकी जो भी है अच्छा ईमानदार बनो और सही रास्ते पे चलो और मेहनती बनो। ये है, ये मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ। और आगे जो कैरियर वगैरह है, जब बड़े हो जाएंगे तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जो बनना चाहें बने, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान। समिक, सेम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि बेसिकली आप क्या महसूस करते हैं कि आपको क्या लगता है कि पापा आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर बनाते हैं, या आपको लगता है कि पापा को कुछ करके दिखाना है, आपको खुद प्रेशर फील होता है, या आपको लगता है कि नहीं यार डेफिनेटली जो करेंगे वो अच्छा ही होगा? यस सर, ये लगता है कि मतलब कि जो करेंगे अच्छा ही होगा, कि मतलब प्रेशर ऐसे नहीं लगता। कभी प्रेशर नहीं दिया पापा ने आपको कि आपको ऐसा करना है या वो बनना है या कुछ बनना है? नहीं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी बॉन्डिंग जो है वो मैं आप लोगों की महसूस कर पा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर जो व्यूअर्स हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, वो सभी की माता पिता की बॉन्डिंग जो है, पिता या माता जो भी हैं बच्चों के साथ, उनकी बॉन्डिंग बिल्कुल वैसी हो जैसी आप लोगों की है। और साथ ही साथ में आप लोगों से जो लेसन्स मिल रहे हैं वो भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें वो लोग। और गाइस, जो लोग भी देख रहे हैं, उनको लगता है कि और भी कोई ट्रिक्स हैं, और भी चीजें जो हैं जो पेरेंट्स के साथ की जा सकती हैं, वो नीचे कमेंट में लिखें, ताकि जो लोग भी कमेंट पढ़ रहे हैं उनको आइडियाज मिलते रहें। अब बात करते हैं, आप अपने बच्चे को बड़ा होके क्या बनाना चाहते हैं? हालांकि आपने पिछले क्वेश्चन में आपने आंसर दे दिया था इसका, पर अगर स्पेसिफिकली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि आप अपने बच्चे को क्या देखना चाहते हैं कि बड़ा होकर वो क्या बने, तो आपकी क्या वो रहेगी इच्छा, आपकी मन की आकांक्षा क्या रहेगी? वेल, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो जनरली इसी तरफ मेरा झुकाव भी है। तो मैं चाहूँगा कि ये बड़े होके या तो IAS ऑफिसर बने या फिर ये इंडियन आर्मी में ऑफिसर बने। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और समिक, आप क्या चाहते हैं कि आप बड़े होके क्या बने? यार कोई स्पोर्ट्समैन। क्या बात है, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं। पर यहाँ पर तो आप बिल्कुल अलग अलग सोच रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके पापा आपके ऊपर गुस्सा होंगे या आपके ऊपर चिल्लाएंगे? नो सर। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, आपका बच्चा अगर स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो क्या आप पूरी आज़ादी देंगे उन्हें स्पोर्ट्समैन बनने की? क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्समैन का बहुत अच्छा फ्यूचर मैंने नहीं देखा है, और शायद भविष्य में ऐसा हो, शायद ज़्यादा सुविधाएं आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैन को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है। बहुत अच्छा करियर बहुत दशमलव में है। अगर 100% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसमें दशमलव में है कि 1.1% शायद लोग सक्सेस हो पाते हैं। तो इसमें मेरा ये रहेगा कि ठीक है, अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है तो आप ठीक है, आप ट्राई कर लो। और मतलब वो ऐसा है ना कि जैसे आप तकरीबन 20 साल के हो तब तक समझ में आने लग जाता है कि आपका आगे फ्यूचर क्या है किसी भी स्पोर्ट्स में। तो शुरू में आपको ठीक है, आप स्कूल कॉलेज में हो जब तक हो, या मतलब 20-21 ईयर्स तक आप जितना ट्राई कर सकते हो कर लो। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आप अपना पढ़ाई में फोकस करो और या तो कोई गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ, IAS ऑफिसर बनो या आर्मी ज्वाइन करो। मुझे लगता है कि हर एक पिता अगर इसी तरह से अपने बच्चे को गाइडेंस दे, क्योंकि बहुत बार बच्चे गलत फील्ड चूज कर लेते हैं ये जाने बिना कि उनकी अंदर की स्पेशलिटी क्या है। शायद एक अच्छे पिता का कंसल्टेशन बोले या अच्छे मेंटर का कंसल्टेशन बोले, या क्योंकि दोनों भूमिका आप यहाँ पर निभा रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं बच्चे को, जिससे कि बच्चे को मौका भी मिल रहा है उनके सपने पूरा करने का, लगभग स्कूल टाइम पूरा, कॉलेज टाइम, और उसके अलावा भी आपने बोला कि 20-21 साल तक आप समय देंगे, यानी कि कॉलेज पूरा अभी हो जाएगा तो भी 20-21 साल तक आप समय देंगे कि आप अपना जो ट्राई है वो कर लो। अगर कुछ भी चांसेस लगेगा तो आप उधर आगे जाने देंगे, और चांसेस नहीं लगेगा तो आप प्रॉपर गाइड करेंगे कि भाई इस डायरेक्शन में आपको जाने के लिए ये रास्ते हैं और आपको वो रास्ता चूज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा नेतृत्व है, एक अच्छे पिता का नेतृत्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। और मुझे लगता है सभी पिता को अपने बच्चे को कम से कम 20-21 साल 22 साल तक का मौका देना चाहिए कि वो जो भी अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पीक टाइम होता है किसी भी इंसान का कि वो जो भी करना चाहता है वो कर सकता है, वो अचीव कर सकता है। मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा है अपनी जिंदगी में कि वो 20-21 साल की उम्र में आते आते वो रास्ता पकड़ लेते हैं जहां वो सक्सेस का रास्ता होता है।
तो समिक, बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है कि आप अपनी लाइफ का जो भी बेस्ट रास्ता होगा सबको एक्सपीरियंस करके चूज कर लोगे, क्योंकि पापा के अलग एक्सपीरियंसेस थे और आपके अलग एक्सपीरियंसेस हैं। डेफिनेटली आप अपने एक्सपीरियंस लीजिए और आगे की जर्नी जो है खुद तय कीजिए। गाइडेंस जरूर लेते रहना अपने टीचर्स का, अपने पापा का हमेशा, और उनके सजेशंस लेकर ही आप आगे काम करना, जो भी डिसीजन लें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। इस समाज में समिक, आप मार्शल आर्ट जो आपने सीखा इस सोसाइटी के लिए आप कैसे यूज करना चाहते हैं? पहले समिक से नहीं, आप, मुझे लगता है कि आपसे पूछना चाहिए सर ये थोड़ा क्वेश्चन, ताकि उनको एक आइडिया मिले कि किस तरह का आंसर देना चाहिए, तो अपने आंसर में भी शायद इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है इस मार्शल आर्ट्स जो आपने सीखा, या आप इस फील्ड में थोड़ा सा ज्यादा डीप में आए, दूसरों के मुकाबले, जो दूसरे पेरेंट्स आते हैं उनके मुकाबले आप ज्यादा अंदर तक उतरे, आपने सीखा और सबसे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट सीखा और उसकी एक्सट्रीम चीजें जो है सीखी, मैंने देखा आपका सीखने का तरीका अमेजिंग रहा। तो इसका समाज के लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, या समाज के लिए कैसे यूज कर पाएंगे फ्यूचर में? वैसे ये मेरे ख्याल है अभी बहुत जल्दी आंसर है, क्योंकि अभी थोड़े दिन की ट्रेनिंग हुई है। लेकिन हाँ, ये इससे मैं ये कहूँगा कि कहीं अगर कुछ गलत होते हुए देखें और तो आपको ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए अगर आप कहीं भी हैं, किसी भी तरह का कुछ गड़बड़ हो रहा है। और अगर कोई कमज़ोर है तो उसकी ज़रूर सहायता करनी चाहिए। अगर आप मार्शल आर्ट वगैरह जानते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से, मेरे ख्याल है, आप वो कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो वैसा ही मैं आगे भी करना चाहूँगा। और साथ ही साथ इस तरह से करके आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं उनके लिए, जो आपके अंडर में आपके बच्चे हैं या बाकी लोग हैं, कि जनरली आपकी फिजिकल फिटनेस भी इससे इम्प्रूव होती है, तो बाकी लोग भी देख करके आपको मतलब ये सब सीख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो बेटर हो सकते हैं। और आजकल क्योंकि हेल्थ का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, आजकल कोरोना पीरियड चल रहा है, वैसे भी चल रहा है, तो मेरे ख्याल है ये मार्शल आर्ट एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को फिट रखने का और अपने अंडर में जो है उनको मोटिवेट करने का। तो इस तरह से आदमी इनडायरेक्टली भी समाज को इससे फायदा पहुंचा सकता है। बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज के नजरिए से। अगर मैं देखूं तो बहुत बार ऐसा होते हुए हम लोग देखते हैं कि कोई परेशान कर रहा है किसी को, पर हम लोग चुपचाप निकल जाते हैं ये सोच कर कि अरे हमको थोड़ी ना परेशान कर रहा है, वो तो किसी और को परेशान कर रहा है। और अगर आप में काबिलियत है, आप में ताकत भी है, उसके बाद भी लोग, ताकतवर लोग भी मैंने देखा, निकल जाते हैं चुपचाप, वो कुछ बोलते नहीं, उनको लगता है उनका मैटर है भाई, वो सॉल्व करें। आवाज उठाने की बात आपने बहुत अच्छी कही। अगर आप में काबिलियत है और आप सक्षम हैं और आपको लगता है कि आप सेफ हैं, आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अकेले हैं, तो आप, मुझे लगता है कि एटलीस्ट आप पीछे से आवाज एटलीस्ट लगा सकते हैं कि भाई क्या लड़ाई, क्या दिक्कत है। मुझे लगता है इतना भी अगर आप आवाज भी उठा देते हैं, पीछे से आवाज भी लगा देते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। जो कमजोर वाला साइड होता है उसको कहीं ना कहीं बड़ी हिम्मत आती है, बड़ी हिम्मत मिलती है कि नहीं एटलीस्ट लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट लोग आवाज लगा रहे हैं। और जो गलत कर रहा होता है उसको भी डर रहता है कि अरे लोग देख रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, भाई अभी लोग मारने लगेंगे। तो मुझे लगता है आवाज उठाना बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया सर। लिटरली मुझे लगता है कि सारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, उन लोगों को भी लग रहा होगा और उनको महसूस हो रहा होगा कि नहीं, अपनी जिंदगी में ऐसा आप जरूर करना चाहिए आज से। और जितने भी लोग ये मैसेज सुन चुके हैं या यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, वो नीचे कमेंट में प्रॉमिस करें कि जब भी ऐसा कुछ होते हुए देखेंगे तो भले उसमें इन्वॉल्व ना हो, एटलीस्ट आवाज उठाएं, एटलीस्ट आवाज लगाएं कि भाई क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है भाई, एटलीस्ट आवाज लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100 लड़ाइयों में से अगर 10 लड़ाई में भी आपने आवाज उठा दी, या 10 लड़ाई के आसपास भी आप अपने शहर एरिया में आवाज उठा देते हैं, तो उसमें से 9 लड़ाई जो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं वो बीच में रुक जाएगी या वो आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए, ये तो मेरा मानना है। आप लोगों का जो भी मानना है वो कमेंट में जरूर लिखिए, क्या ऐसा करना चाहिए। और जो लोग भी मानते हैं वो प्रॉमिस करें कि हाँ हम आज से ऐसा करेंगे। मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये 17 नंबर का क्वेश्चन है कि आप ये जो कला सीख रहे हैं, लोग वक्त के साथ सीखते हैं और भूल जाते हैं, सीखते हैं और भूल जाते हैं, है ना। बच्चे भी सीखते हैं और वक्त के साथ भूल जाते हैं। आप इस कला को, क्योंकि आपके लिए बहुत मायने भी रखती है चीज, तो आप इस कला को लॉन्ग टर्म तक कैसे सुरक्षित या संरक्षित रखेंगे अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, या अपनी मेमोरी में कैसे लॉन्ग टर्म तक इसे सेव रखेंगे? मेरा देखिए अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि जो भी चीज़ आप रिवाइज करते रहो तो वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से इम्प्रिंट हो जाता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, हर चीज़ को प्रैक्टिस चाहिए। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप वीडियो जैसे भेज देते हैं वो, तो हम लोग उसको देख करके दोबारा उसको सीख सकते हैं। तो अभी तो मैं खैर 31 जुलाई तक तो छुट्टी पे हूँ, तो करता ही रहूँगा।
और आगे भी जितना जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इसको जरूर दिन का 1 घंटा निकाल करके प्रैक्टिस करता रहूँगा। तो उससे मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लंबे समय तक इसको याद रख सकता हूँ। वेरी नाइस। तो समीक जी, आपसे प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म तक आप कैसे याद रख सकते हैं जो आपने सीखा है? क्योंकि आगे तो शायद आप ट्रेनिंग करेंगे या स्टडी में भी बिजी हो जाएंगे, तो कुछ टाइम के लिए शायद आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा स्टडी पे। तो उस टाइम पे आप कैसे आप उसे मेंटेन रखेंगे अपनी ट्रेनिंग को, जो आपने सीखा है उसको? सर मतलब मैं रोज थोड़ा टाइम निकाल के प्रैक्टिस करूंगा। अच्छा सर, आप अपने इस यहाँ लाइव में जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस पूरे डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए, और जो ऑडियंस के बारे में मैंने बताया, हमारी ऑडियंस भी है, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स लोगों को क्या एक या 2 लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे अबाउट पेरेंटिंग और अबाउट फिजिकल फिटनेस और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर? जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और पता नहीं पेरेंट्स कितना इत्तेफाक रखेंगे मुझसे, लेकिन फिर भी मैं ये देखना चाहूँगा कि बच्चे सीखते वही हैं जो वो देखते हैं। आप सुबह से उठ करके और आपका जो रूटीन है, अगर आप सुबह उठ के अपने चादर फोल्ड करके अपना बेड ठीक से लगाते हैं तो आपका बच्चा वही देख रहा है। अगर बच्चे को बोलोगे तुम बेड लगाओ तो वो नहीं लगाएगा, लेकिन वो अपने पिता को या मम्मी को, जिसको भी अगर देख रहा है कि वो बेड लगा रहे हैं, तो उसको लगेगा हाँ ये मेरे को करना चाहिए। उसके बाद अगर आप दौड़ने जाते हैं या फिर जो आप भी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या घर के कितने काम करते हैं, वो चीज़ धीरे धीरे बच्चे में जाती रहती है। और मेरा ख्याल है यही एक दिस इज द बेड रॉक और दिस इज द पिलर ऑफ पेरेंटिंग, कि अपने बच्चे के लिए आप रोल मॉडल बनिए। हमें भी कई बुरी आदतें हैं, जैसे कभी कभार गाली गलौज करते हैं, तो वो भी बच्चा सीख जाता है। वो कभी कभी ये भी दे देता है तो मेरे को चुप कराना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा पिता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि जो भी आप करते हैं वो धीरे धीरे आपके बच्चे में जाता है। आप जितना अच्छे इंसान बन सकते हैं, जितनी अच्छी हैबिट्स डाल सकते हैं अपने अंदर, वो डालिए, सारी चीज़ें आपके बच्चे में जाएंगी। और जहाँ तक कि हेल्थ की बात है, तो आज की डेट में मेरे को लगता है हेल्थ से और बड़ी चीज़ कोई और नहीं है। अब कोरोना का भी टाइम चल रहा है, अब भगवान ना करे किसी को हो ये सब, लेकिन अब मैंने देखा कि लोग कितने बेचारे मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही मतलब जो कि सोसाइटी में भी बड़ा नाम है, उनको वो बेचारे बीमार पड़ गए और अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। कुछ हमारे दोस्त भी ऐसे थे। तो चलिए अब आगे तो भगवान की मर्जी है, लेकिन आदमी जितना फिट रह सके और दिन में कम से कम 1 घंटा निकाले, या मार्शल आर्ट के रूप में, बॉडी बिल्डिंग के रूप में, दौड़ने के रूप में, कैसे भी आपको निकालना चाहिए और अपने बच्चे को भी करवाना चाहिए जब भी आपको मौका मिले। तो ये मेरा संदेश है सभी के लिए। वेरी नाइस सर, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत सारी बातें कह दी। मुझे लगता है कि आपने पेरेंटिंग के बारे में, फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, ये तीनों टॉपिक आपने लगभग कवर कर दिए हैं आपने इसके अंदर। एंड रियली अमेजिंग, अनएक्सपेक्टेड आंसर जो है बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, कि ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, एक हवा है कि जिन लोगों ने कभी ट्रेनिंग नहीं करी उन लोगों के लिए हवा रहता है, या जिन लोगों ने कहीं गलत जगह ट्रेनिंग की होती है सिर्फ पढ़ाई करके, और फिर वो रहते हैं कि यार ऑनलाइन की इंटरनेट क्वालिटी अच्छी नहीं आती, इंटरनेट कभी वही फ्लक्चुएट होता रहता है। आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज हो रहा है, तो क्वालिटी वीडियोस की अच्छी नहीं आती, या कह लें ट्रेनिंग क्वालिटी उतनी अच्छी डिलीवर नहीं हो पाती जैसा फिजिकल होता है, या कह लें कि मेथड समझ में नहीं आता। आप इन चारों पांचों चीज़ों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एक एक चीज़ों को अगर आप एक एक लाइन में समझाएं तो क्या बोलना चाहेंगे? जी, मेरा ये कहना है कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके दिल में है कि मेरे को कुछ सीखना है, तो आप जरूर, भले ही आप घर से बाहर निकल के कोई पेड़ के नीचे, जहाँ भी आपका इंटरनेट आता है, कोई पहाड़ी के ऊपर चढ़ के कहीं भी आप इंटरनेट पकड़ लेंगे और आप अपना काम कर सकते हैं। अब क्योंकि देखिए ये कोरोना अभी चलेगा, हो सकता है थर्ड वेव आए, आगे क्या क्या हो, तो हम लोग को इसी तरह से अपने जीवन में ढालना है। जैसे पहले भी बहुत सारी इन्वेंशंस हुई थी। लोग कहते हैं कि जब गाँव में कभी साइकिल आती थी, मतलब वो हमारे और भी दादा से भी पहले, परदादा के जमाने में बोलते साइकिल आई थी, तो लोग कहते थे कि भाई साइकिल चला रहा है, लोगों को मारेगा, चलते हुए लोगों को मारेगा, तो ये बेकार की चीज है। तो अब वो, लेकिन देखिए साइकिल आई, फिर स्कूटर आया, मोटरसाइकिल आई, सब कुछ आया। वैसे घर में जब टीवी आया, लोग कहते हैं अरे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई नहीं करेंगे, फलाना नहीं। तो लेकिन देखिए हर के घर में टीवी आ गया, सब कुछ आ गया। तो कोई भी चीज नई जो शुरू होती है उसका विरोध जरूर होता है, लेकिन आगे चल के उसको धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आती है। तो
तो अभी मेरे ख्याल है ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग को, मेरे को लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-4 साल के अंदर वो उनको समझ आ जाएगा कि ये अब नई चीज़ है और हमें इसको अपने जीवन में प्रयोग में लाना है। तो धीरे-धीरे से। और थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अगर कुछ बोलना चाहें इस ट्रेनिंग के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में, तो आप बोल सकते हैं। बस थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे और हम दोनों ने जितना हम लोग को आता था हम लोग ने जवाब दिया। सीरियसली सर बहुत अच्छा आता था आपको और आपके हर एक आंसर, ये मुझे यकीन है लोग इसके शॉर्ट वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग देख रहे होंगे उनको अपने जीवन में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने के लिए लेसन्स मिले होंगे। और जो भी लेसन्स यहाँ पर मैंने लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे सर से और समीक से, मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं जो सर ने बहुत गहराई से और बहुत सहजता से, बहुत डीप इम्पैक्ट वाले आंसर दिए हैं और इसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो लोग पेरेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स भी, और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपको सच में इस वीडियो में वैल्यू लगा है तो नीचे कमेंट में लिखना है वैल्यू टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, जैसे कि मुझे पता चले कि ये सच में आप लोगों तक डिलीवर हुआ है जो हम लोगों ने यहाँ कम्युनिकेट किया है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जो डीप नॉलेज है, डीप एनालिसिस जो हमने बात करके, जो मंथन करके निकाला है, वो कंक्लूजन लोगों तक पहुँचे, ये बात लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं इम्प्रूव कर पाएँ अपनी पेरेंटिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिजिकली एक्टिव हो पाएँ, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाएँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।